गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 2 ऑन डिपॉजिट। इन लेक्चर 1 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ डिपॉजिट, definition of deposit. Definition of deposit is given under section 2 clause 31, and deposit includes any amount received by the company, whether in the name of deposit or by way of loan or in any other form. तो ये डेफिनेशन से बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है वो डिपॉजिट है। आप उसे डिपॉजिट का नाम दें, आप उसे लोन का नाम दें या किसी और नाम से आप उसे पुकारें, हमें नाम पर नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि क्या कोई अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है वो डिपॉजिट है। क्लियर? रूल 21C भी है डिपॉजिट के लिए, और उसमें एक लिस्ट लंबी चौड़ी दी गई है विच आर नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट। तो एक तो क्वेश्चन वहां से बनता है, हमने देखा जो लेटेस्ट एग्जाम रहा है आपका, उसमें भी रूल 21C से ही क्वेश्चन आया है। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना था और लिस्ट में से कि क्या क्या चीज़ें डिपॉजिट नहीं मानी जाती। ऑल्दो वो डिपॉजिट हैं परिभाषा के हिसाब से, लेकिन उन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं, रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, वो उन अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन 2 क्लोज 31। जो डिपॉजिट का चैप्टर है वो सेक्शन 73, 74, 75, 76 एंड 76A है। लेकिन दो ही सेक्शन मेन है, 73 एंड 76। जहाँ तक सेक्शन 74 है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 जब से आया था उससे पहले के लिए वो है कि अगर उस डेट पर आपके पास डिपॉजिट ऑलरेडी हैं तो उन्हें आपको रीपेड करना पड़ेगा। एक पीरियड बता दिया था, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन थी उसकी, और वो भी बहुत पहले की बात है, 10 साल हो गए हैं। तो अब वो 74 वैसे काम नहीं रहा। 75 जो है वो डैमेज है इन केस ऑफ फ्रॉड, और सेक्शन 76A जो है कि अगर आपने 73 और 76 का कहना नहीं माना, वायलेशन किया और कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो देखा जाए जो मेन सेक्शन है वो कौन कौन से हैं आपके, 73 एंड 76, और उससे रिलेटेड रूल्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप आ जाइएगा सेक्शन 73 पर, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। 73 की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी लाइन से होती है कि नो कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर का मतलब है कि जो हम ये 73 से लेकर 76A के जो डिपॉजिट वाले रूल पढ़ रहे हैं, जब तक इसमें अदरवाइज प्रोवाइडेड ना हो। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं पढ़ने से पहले कि सेक्शन 73 जो लगता है वो एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर पर लगता है। यानी कि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो सेक्शन 76 एप्लीकेबल है वो कंपनी अगर एलिजिबल कंपनी है, क्राइटेरिया है उसका, तो वो एलिजिबल कंपनी अदर देन मेंबर यानी कि पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, जिससे जब हम पढ़ें तो वो माइंड में वो बात आपके रहे। तो सेक्शन 73, ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी, अब नो कंपनी की बात करें तो इसमें लिख लीजिएगा पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, बोथ की बात कर रहे हैं, तो लिख लीजिएगा पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन से जाते हैं सी इंटरमीडिएट लेवल पर,
तो कौन सा सेक्शन कौन सी कंपनी पर लग रहा है नहीं लग रहा है, वहीं से एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो ऑन एंड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट नो कंपनीज का मतलब दोनों के लिए बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, सेन इनवाइट ना इनविटेशन हो सकता, एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन ए मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर, यानी कि सिवाय उन तरीकों के जो तरीके इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। तो पहले प्रोहिबिटेड कर दिया कि कोई भी कंपनी, पब्लिक की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसेक्शन 2 जो है वो मेंबर से अलाउ करेगा, और सबसेक्शन 1 भी मेंबर से मना नहीं कर रहा है, वो कर रहा है पब्लिक से आप नहीं कर सकते हैं। इसी का एक प्रोवाइडो है, कुछ कंपनियों को छूट है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सच अदर कंपनी लाइक HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द RBI ऑफ इंडिया स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो 3 याद रख लीजिएगा, बैंकिंग कंपनी को सबसेक्शन 1 नहीं लगता है, इसका मतलब है बैंकिंग कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है, और इसके अलावा NBFC के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता है, और ना ही सच अदर कंपनी में लिस्ट हैं जिसमें से HFC मेन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनके ऊपर ये चैप्टर ये सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और जिस सब सेक्शन में आपको मना कर रखा है। क्लियर होगी बात ये। सब सेक्शन 2 देखिएगा, ए कंपनी में सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ए कंपनी में सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ ए रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, यानी कि रिजोल्यूशन पास कराना ही पड़ेगा, में एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द RBI ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, जिससे जब आप रिवाइज करें तो इस वर्ड पर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 73 और 76 में बेसिकली यही अंतर है कि सेक्शन 73 मेंबर से एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है, और ये भी लिखा हुआ है कंपनी, तो यहां पे भी लिख लीजिएगा एरो लगा के, पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों ही कंपनी के ऊपर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है। मेंबर से दोनों ही लोग, दोनों ही तरह की कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, subject to passing of resolution under the in general meeting and subject to the rule prescribed by this act, यानी कि रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जब तक अदरवाइज नहीं कहा है तो रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जब तक अदरवाइज नहीं कह रखा है। तो फ्रॉम इट्स मेंबर ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है, क्योंकि डिपॉजिट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही हो सकते हैं, इफ एनी और फॉर द रीपेमेंट ऑफ सच डिपॉजिट विद इंटरेस्ट एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली, ये जो कंडीशन है A to F, इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में से D गायब है, ठीक है ना, ये क्योंकि बेयर एक्ट मैंने छाप रखा है तो क्लोजेज वही यूज कर रखी हैं, सबसेक्शन 2 क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D, E, F, D इस समय कटी हुई है तो D मैंने यहां नहीं रखी हुई है, ठीक है, तो A, B, C, E एंड F, और ये जो कंडीशन है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की इक्वली एप्लीकेबल हैं फॉर सेक्शन 76, तो यही लिख लीजिएगा इक्वली एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 76, यानी कि जब हम सेक्शन 76 में पढ़ेंगे कि कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन उन्हें भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। तो इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 76, यानी कि जब हम सेक्शन 76 अभी पढ़ेंगे तो ये कंडीशन वहां पर भी एप्लीकेबल होंगी। पहली कंडीशन,
issuance of a circular to its member including therein a statement showing the financial position of the company। तो अंडरलाइन कीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और इससे लिखिएगा 1। हम टोटल चीज़ें गिन लेते हैं क्योंकि आपने पीछे भी देखा और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं कि आपको जो सर्कुलर इशू करना है उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, उस कंटेंट के ऊपर ही क्वेश्चन बना देंगे। तो कंटेंट नंबर 1 क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, ये हो गया 2, यानी कि दूसरी रिक्वायरमेंट आपको जो सर्कुलर आप मेंबर्स को इशू करेंगे, पहली थी उसमें आपको शो करना पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरा क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, क्रेडिट रेटिंग एक ऑथराइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ली जाएगी, ठीक है। तो समझते ही हैं क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि इसलिए दी जाती है कि क्योंकि जो आदमी आपको डिपॉजिट कर रहा है वो सारी चीज़ों पर निर्भर करती है क्रेडिट रेटिंग। जैसे आप कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो क्रेडिट स्कोर मांगा जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। उस क्रेडिट रेटिंग से पता लगता है कि डिपॉजिट आपके यहाँ जो होगा, जो कंपनी लोन ले रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो कितना उसका रीपेमेंट के चांसेस हैं। तो क्रेडिट रेटिंग से ये पता लगता है लोगों को। द क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर यानी कि 3, and the amount due towards deposit in respect of any previous deposit accepted by the company and such other particular in such form and in such manner as may be prescribed। तो amount due यानी कि 4। तो issuance of a circular to its member, यानी कि आप अपने मेंबर को क्या करने वाले हैं? सर्कुलर इशू करने वाले हैं। उसमें क्या क्या चीजें होंगी? पहली क्या होगी? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दूसरी चीज क्या होगी? क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी। तीसरी क्या होगी? नंबर ऑफ डिपॉजिटर। और चौथी क्या होगी? अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द डिपॉजिट इंक्लूडिंग एनी, अगर प्रीवियस ड्यू है तो बेसिकली प्रीवियस ड्यू की ही बात कर रहे हैं क्योंकि यहां तो अभी आपको लेना ही है, लेने से पहले का काम है ये तो इशुएंस ऑफ सर्कुलर। तो ये 4 चीजें, इससे गिनती जब आपको याद होती रहेगी ना माइंड में, तो अगर पेपर में आप भूलेंगे भी तो आप कोशिश करेंगे कि यार क्या चीज मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो पहली चीज कौन सी है? फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी कौन सी है? क्रेडिट रेटिंग। तीसरी चीज है आपकी नंबर ऑफ डिपॉजिटर। चौथी कौन सी चीज है आपकी? अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द डिपॉजिट इन केस ऑफ प्रीवियस ड्यू। आप ये जो सर्कुलर इशू कर रहे हैं, मेंबर को इशू करने से पहले आप आरओसी में जमा करेंगे। दिस इज कंडीशन नंबर बी। Filing a copy of the circular along with such statement with the registrar within 30 days before date of issue of the circular। आप रजिस्ट्रार को इशू करेंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे इस सर्कुलर को विद इन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्कुलर। बी। सी क्लोज। अब देखिए डिपॉजिट आपका आ गया, गवर्नमेंट को यह भी चिंता है कि आप जो मैच्योर होंगे, हर साल मैच्योरिटी आएगी, ये तो रेगुलर एक्टिविटी है। तो अगले साल जो मैच्योर होने वाले हैं, कम से कम उनका 20% पैसा आप अभी से अलग करके चलें। तो कंडीशन नंबर सी, depositing such sum which shall not be less than 20% of the amount of a deposit maturing during a financial year and the financial year next following and kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called at deposit repayment reserve account। इस पैसे को आपको छूना नहीं है, अगले साल ड्यू होने वाला है आपका पैसा। आप ये कहना चाहें जी अभी से मैं क्यों अलग से रखूं इस पैसे को, अगले साल ही मैं दे दूंगा। तो गवर्नमेंट इस बात को टेक केयर कर रही है बाय फ्रेमिंग रूल्स कि अगले साल फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी में कोई कमी ना आ पाए। तो 20% उसने बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं, पहले 15% था, अब 20% हो गया। तो 20% जो इस साल ड्यू होने वाला है और अगले साल ड्यू होने वाला है, उसका 20% आपको एक अलग से अकाउंट जिसे कहेंगे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, आपको वो
पैसा जमा कराना पड़ेगा, जिससे वो लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए। क्लियर है? डी पॉइंट इस समय है नहीं। ई पॉइंट, सर्टिफाइंग दैट कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट in the repayment or deposit accepted either before or after the commencement of this act, or payment of interest on such deposit, and where a default had occurred, the company made good the default and period of 5 years had left since the date of making good the default. इस बात को सर्टिफाई कराना कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट, रीपेमेंट और डिपॉजिट एक्सेप्ट और रीपेमेंट में नहीं किया है बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ना ही उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करा है, और अगर करा है तो वो रेमेडाइड हो गया है, और इस बात को हुए हुए भी 5 साल हो चुके हैं। यानी कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो उसके 5 साल तक तो सर्टिफिकेशन ये वैलिड नहीं होगा। सर्टिफाई कराना है आपको कि 5 साल उस बात को रेमेडाइड हुए हुए भी गुजर चुके हैं। तो ये ए से लेकर जो ई तक की कंडीशन थी गिनती में, क्योंकि अब डी क्लोज नहीं है तो 4 बैठी हैं। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस एक अलग है, क्योंकि कुछ कंपनियों को ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करनी होती है। लेकिन जो एफ वाली पॉइंट है, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट हैं तो वो उन्हें भी करना है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट और डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयर ऑन, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी। अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो जो आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट और उनके इंटरेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी, तो ये भी आपको बताना है। क्लियर होगी बात? ये एफ पॉइंट सभी कंपनियों को पूरा करना है, लेकिन ए टू ई अभी मैं पढ़ाने वाला हूं तो कुछ कंपनियों के लिए वो एग्जेम्प्टेड है। यानी कि ए टू ई कंडीशन कुछ कंपनियों के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो एफ वाली कंडीशन है इन ऑल केसेस वो एप्लीकेबल है। प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर ए कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर द डिपॉजिट पार्शली, देन the deposit shall be termed as unsecured deposit and shall be so quoted in every circular, form, advertisement or in any document related to invitation or acceptance of deposit. प्रोवाइडो है कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट सिक्योर्ड नहीं कर रखा, अनसिक्योर्ड है या पार्शली सिक्योर्ड है, तो उन डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट आपको नाम देना है, और वो बात हर सर्कुलर में, हर एडवर्टाइजमेंट में आपको बतानी है। क्लियर है? एक तरह से ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? जागो ग्राहक जागो वाली जो भूमिका है यहां पर, जागो इन्वेस्टर जागो, यानी कि इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि जो डिपॉजिट है, जो जिस एडवर्टाइजमेंट को देख के, जिस सर्कुलर को पढ़ के वो कंपनी में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्लियर होना चाहिए इस बात का कि ये अनसिक्योर्ड है, कंपनी इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली नहीं है। क्लोज ए टू ई, जबकि डी नहीं है, तो क्लोज ए टू ई अबव शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी। ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी, इसलिए मैं हर जगह लिखवा रहा हूं। सबसेक्शन 273 पब्लिक पे भी लगता है, प्राइवेट पे भी लगता है। कंडीशन भी पब्लिक पे भी लगती हैं, प्राइवेट पे भी लगती हैं। लेकिन जो क्लोज ए टू ई है ये कुछ प्राइवेट कंपनियों को एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब है कि अगर ये पब्लिक कंपनी है और कंडीशन ये सेटिस्फाइड है तो भी लगेंगी वो। कुछ प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है? एग्जेम्प्टेड है। ए टू ई वाला कहना नहीं मानना, लेकिन जो एफ वाला है, जो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी वाला है, वो सबको है। एक क्या है? विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से 100% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल फ्री ऑफ द फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उन्हें ए टू ई वाली क्लोज एप्लीकेबल
नहीं है। कौन सी वाली कंपनी पर? अगर आपका डिपॉजिट की अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट प्लस अमाउंट टू बी बोरोड, ये ऑटोमेटिकली मतलब है। ऐसा नहीं कि नई बोरिंग इससे ज़्यादा नहीं है, जो ऑलरेडी है प्लस जो नई लेने वाले हैं उनका जो टोटल है वो एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं बैठ रहा है। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को दिमाग में रखिएगा, नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं ना, हम लोग पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को तो तब भी एक कॉम्बिनेशन में कंजंक्शन में पढ़ाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो बिल्कुल ही लगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी जोड़ना है और उसके 100% से अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको ए टू ई वाली क्लोज सेटिस्फाइड नहीं करनी है। और एक ऐसी स्टार्टअप फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इस 5 ईयर्स को भैया बॉक्स में बंद कर लीजिए। यानी कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है तो शुरू के 5 सालों तक ये ए टू ई वाली कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको सेटिस्फाइड करना, चाहे आपकी ऑलरेडी बोरोड और प्रपोज टू बी बोरोड एक्सीड ही क्यों ना करता हो। क्योंकि अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो ए क्लोज में फंस के ही आप सभी कंपनियों के लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगी बात वो। तो ऐसा बी क्लोज में कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो आएंगी जो ए क्लोज के पकड़ से तो बाहर हो रही हैं लेकिन बी क्लोज में कब आएंगी? तो बेसिकली एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जो 5 ईयर्स तक है और उसका अमाउंट ऑलरेडी बोरोड और प्रपोज टू बी बोरोड अगर एक्सीड भी हो रहा होगा, अगर वो कम है तो ए क्लोज में भी एग्जेम्प्टेड है और बी में भी एग्जेम्प्टेड है वो। तो ये 5 साल को मैंने बॉक्स में बंद करवाया है क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ए बी सी के भी फिर ए बी सी पॉइंट है, ये 3 तरह की कंपनियां हैं, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, फिर सी की 3 कंडीशन है। ये किसी और पर्पज के लिए एडिटेड आएंगी। अभी जब मैं सेक्शन 76 पढ़ाऊंगा किसी और पर्पज के लिए एडिटेड एक्सेप्शन आएगी, लेकिन वहां पर स्टार्टअप के लिए 10 ईयर है। गलती रह गई या तो चेंज नहीं करा, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि यहाँ पे 5 साल छोड़ दिया वहां 10 साल, और वहां पे भी पहले 5 ही साल था, एक्चुअली 10 साल अभी हुआ है वहां पर। तो इसके पीछे का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो या तो यहाँ पर भी इन्हें 5 साल की जगह 10 साल करना था लेकिन नहीं करा, तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया कि यहाँ पे 5 साल याद रखना है स्टार्टअप का पीरियड, अब वहां पर उस पर्पज के लिए 10 ईयर का याद रखना है। ठीक है। सी क्लोज क्या है? विच फुलफिल्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन नेमली, विच फुलफिल्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन नेमली विच इज, ये प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी को अपने मन से बिल्कुल मत निकालिएगा, यानी कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, विच इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। If the borrowing of such a company from bank or financial institution or any body corporate is less than twice of the paid up share capital of 50 crore whichever is lower. If the borrowing of such a company from bank or financial institution or any body corporate is less than twice of its paid up share capital of 50 crore rupees whichever is lower. आप मुझे बताइए कि एक कंपनी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लेती है तो क्या वो डिपॉजिट माना जाता है? नहीं माना जाता। ठीक है। लेकिन यहां पर उन प्राइवेट कंपनी पर वो ए टू ई कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी, उसके लिए केवल हम कंपेरिजन कर रहे हैं। यदि बैंक से अगर आप अमाउंट बोरो करते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप अमाउंट बोरो करते हो, तो दिस इज नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट। लेकिन हमें अब जो डिपॉजिट करने वाले लेने वाले हैं उसके लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए टू ई कंडीशन लगनी है नहीं लगनी, उसके लिए बस कंपैरिजन है। ये मैं हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा जोर डाल के इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन सा रहता है बच्चों को। ठीक है। हाँ, कि उनसे 50 ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है। Such a company has not defaulted in the repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposit under this section. Such a company has not defaulted in the repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposit under this section. यानी कि कंपनी ने
कोई बोरोइंग के रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, और सब्सिस्टिंग का मतलब इस समय ना हो, यानी कि अगर किया है तो रेमेडाइड हो गया हो। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी, सी एक अलग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या आती है प्राइवेट कंपनी की, कि अगर अमाउंट ऑलरेडी बोर एंड परपोज टू बोरोड इज नॉट एक्सीड पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दूसरा है स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 ईयर। तीसरी जो प्राइवेट कंपनी है जिसकी तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो, ना वो एसोसिएट हो, ना वो सब्सिडियरी हो। अगर इस कंपनी की बोरिंग बैंक से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़, जो भी दोनों में कम हो उससे कम है। और तीसरी कंपनी ने कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट ना हो इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट दियर ऑन, provided that the company referred to include A, B, C shall file the detail of money accepted to the registrar in such manner as may be specified। मेन सबसेक्शन 2 ही है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और सबसेक्शन 2 में ही सब कुछ पता लग रहा है कि सेक्शन 73 मेंबर से डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस की बात करता है। जो अलाउ कर रहा है वो मेंबर से ही अलाउ कर रहा है। बाकी तो सबसेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, इसमें फालतू के प्रोविजंस हैं। सबसेक्शन 3, एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय ए कंपनी अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन दैट सब सेक्शन। तो हर डिपॉजिट जो कंपनी से एक्सेप्ट किया जाएगा सबसेक्शन 2 में, वो रिपे किया जाएगा विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन। तो कोई नई बात है नहीं। 4th पॉइंट, वेयर ए कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सबसेक्शन 3, द डिपॉजिटर कंसर्न में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू और एनी लॉस or damage incurred by him as a result of such non-payment and for such other order as tribunal may deem fit। तो ये एक तरह से ट्रिब्यूनल के पास डिपॉजिटर जाएगा और वो कंपनी को डायरेक्ट करेगा, जो अमाउंट बैठ रही है वो भी, प्लस जो डैमेज हुआ है आपके समय पर नॉन पेमेंट की वजह से, तो वो भी कंपनी को बियर करना पड़ेगा। जनरल सी बातें हैं, तो कोई समझने वाली ऐसा सच कुछ है नहीं। 5th पॉइंट, द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट रेफर टू इंक्लूड सी और सबसेक्शन 2, जो आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना है 20% का, शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पज अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो उसका यूटिलाइजेशन किसी और चीज के लिए संभव नहीं है एक्सेप्ट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो दिस इज सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 which allowed a company whether public or private to accept deposit from member। सेक्शन 74 जैसे मैंने बताया कुछ काम का नहीं है, 75 काम का नहीं है। 76, सेक्शन 76 ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पर लगता है। ये सिर्फ किस पे लगता है? पब्लिक कंपनी पे। इसलिए मैं 73 में बार बार लिखा है आपको पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ठीक है। ये सिर्फ पब्लिक पर लगता है और हर पब्लिक पर भी नहीं लगता। कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए, आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ से, सॉरी पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, और हियर इन आफ्टर हम इस पब्लिक कंपनी को कहेंगे एलिजिबल कंपनी, यानी कि वर्ड जो यूज किया जाएगा अब इसे एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन सी है? दैट पब्लिक कंपनी विच हैज ए पेड अप कैपिटल मोर देन 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 500 करोड़, जो भी दोनों में कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वो एलिजिबल कंपनी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 76 अलाउ करेगा कि आप अदर देन मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। 73 पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लगता है, वो सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात करता है, और 76 एलिजिबल कंपनी पे लगता है जो अदर देन मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात करता है। ये मैंने पूरा का पूरा
सेक्शन में नहीं दिया है कि क्लोज A1 क्या कहती है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है। इसमें जो क्रक्स था पूरे सेक्शन का वो मैंने यहाँ यूज करा है। ये चीज मैंने लिखाई दी, यहाँ पे भी लिखवा दूंगा कि सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, ये लिखी हुई है, सेक्शन 76 में लिखा हुआ है। यानी कि जो 73 सबसेक्शन 2 में जो A to F क्लोजेज हैं वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। ओनली ए पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी को अंडरलाइन कीजिएगा। हैविंग ए नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज और ए टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज, तो दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, सच काइंड ऑफ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर शैल बी रेफर्ड टू एज द एलिजिबल कंपनी। तो यहां पर इसका नाम दिया जाएगा एलिजिबल कंपनी। और आगे लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा एलिजिबल कंपनी के आगे सब्जेक्ट टू, क्योंकि दोनों जगह लिख देते हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। तो वहां पे भी लिखवा दिया मैंने और यहां पे भी लिखवा रहा हूं सो दैट कि कोई दिक्कत ही ना पड़े। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। एलिजिबल कंपनी को SRB पास कराना पड़ेगा। जब हम 73 में बात कर रहे हैं तो वहां पे बस रिजोल्यूशन पास होना है जनरल मीटिंग में, तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी। लेकिन इसे क्या कराना पड़ेगा, SR पास कराना पड़ेगा। लेकिन SR पास कराने की तब रिक्वायरमेंट नहीं है अगर अमाउंट ऑलरेडी बोरोड एंड परपोज टू बी बोरोड नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो हमने प्राइवेट कंपनी में भी पढ़ा था। वहां पे क्या होता था, अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है तो उसे A to E कंडीशन ही फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो वो था। यहाँ पे क्या है कि आपको कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी, कंडीशन में एग्जाम्पशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको SR ना पास करा के OR पास कराना पड़ेगा। फर्दर एन एलिजिबल कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग by means of SR and also file the said resolution with the registrar of company before making an invitation to the public for acceptance of deposit. However, if the amount of proposed deposit from the public together with existing borrowing of the company do not exceed its net worth, net worth का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल सम पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी जोड़ लीजिए। सिक्योरिटी इस पर्पज के लिए ये अमेंडमेंट है हर जगह, तो हर जगह तो यहां रह गया गलती से, अदरवाइज आप देखोगे तो एंड सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है, पहले कभी नहीं था। ठीक है, तो however if the amount of proposed deposit from the public together with existing borrowing of the company do not exceed its net worth, net worth का मतलब यहाँ पे क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम एंड एलिजिबल कंपनी में एक्सेप्ट डिपोजिट बाय मींस ऑफ OR। ये बेसिकली क्या है, सेक्शन 180 के अंदर की बात है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका जिक्र आता है। अभी पिछले 1-2 टाइम पहले डिबेंचर में भी क्वेश्चन आया है उसका। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक द कंपनी हैड टू सर्टिफाई इन सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट दैट इट हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट। यानी पब्लिक से डिपॉजिट करते समय कंपनी को ये सर्टिफाई कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा हर सर्कुलर में, एडवर्टाइजमेंट में, कि उसने रीपेमेंट और डिपॉजिट में कोई डिफॉल्ट ना पहले किया है, ना अब किया है, और ना ही उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है। फर्दर
Such a company shall obtain the credit rating from the recognized credit rating agency at least once in a year. The rating shall be obtained for every year during the tenure of deposit. Copy of the rating shall be sent to the ROC along with return or deposit in form DPT3. तो एक क्रेडिट रेटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट एजेंसी से लेनी पड़ेगी और ध्यान रखिएगा ये हर साल लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि एक बार लेके बैठ गए या जिस साल आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा उस साल ले लिया, उस साल भी लेना है, हर साल ही लेना है आपको ये क्रेडिट रेटिंग। क्लियर? अब रूल 3 जो कि मेन है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट बाय द कंपनी। रूल 3 आप आगे लिखिएगा, एप्लीकेबल ऑन बोथ सेक्शन 73 एज वेल एज सेक्शन 76। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 76 के नीचे है ये, तो यही है, ये अलग तरह के रूल्स हैं। ये टाइम लिमिट के लिए रूल्स हैं कि आप मिनिमम कितने समय के लिए, मैक्सिमम कितने समय के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये अमाउंट की लिमिटेशन को भी बताते हैं कि मैक्सिमम आप कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो ये दोनों के लिए ही रूल हैं, 73 के लिए भी हैं, 76 के लिए भी हैं। पहली बात टाइम की बात, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट कितना हो सकता है? मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीने, 3 साल। 6 महीने से कम का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 36 महीने से ज़्यादा का भी डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मिनिमम मैक्सिमम हो गया। हाउएवर, फॉर फंडिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर ए पीरियड लेस देन 6 months बट नॉट लेस देन 3 months। यानी कि 6 महीने से कम का रीपेमेंट पीरियड के लिए भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पीरियड भी 3 महीने से कम का तो होना ही नहीं चाहिए। बस 1 महीने के लिए जो होता है 1 महीने बाद वापस कर देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन इनकी एक परसेंटेज है कि ये 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर जगह यहाँ पर अगर आप कॉमन की बात करेंगे ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम जुड़ा हुआ है। पढ़िए, पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, नो कंपनी शेल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट, चाहे वो आप मेंबर से ले रहे हैं चाहे पब्लिक से ले रहे हैं, क्योंकि ये रूल दोनों ही जगह लग रहा है, 73 पर भी लग रहा है एंड 76 के ऊपर भी लग रहा है, सभी के लिए लगेगा। आप पीरियड कम नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, उससे ना तो 36 महीने से ज़्यादा कर सकते, ना 6 महीने से कम कर सकते। ये नहीं कि मेंबर के लिए रूल अलग हैं, अदर पब्लिक के, कुछ नहीं। नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और ऑन नोटिस और विद इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 6 months और मोर देन 36 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ सच डिपॉजिट एज द केस में बी। However, a company may, for meeting short-term requirement of the fund, accept or renew short-term deposit for repayment earlier than 6 months from the date of deposit or renewal, provided that such a deposit do not exceed 10% of the aggregate or the paid-up share capital, free reserve inclusive of security premium of the company, and such a deposit are not repayable earlier than 3 months from the date of acceptance or renewal as the case में भी। क्लियर? कोई डाउट हो बता दीजिए पीरियड, टेन्योर ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के बारे में। अब है लिमिट कि कितना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ मेंबर्स ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, पब्लिक से तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो 35% of the paid up share capital plus free reserve plus security premium. Getting this point? 35% से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी बात ये? लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है, अभी हमने जब A to E क्लोज छोड़ी थी हमने,
वो तो एक फाइलिंग रिक्वायरमेंट थी आपकी कि जो हमने A to E में जो डिक्लेरेशन देनी थी, जो सर्कुलर इशू करना था, ROC को फाइल करना था, क्रेडिट रेटिंग वाली बात थी, तो 3 तरह की प्राइवेट कंपनी को छोड़ी थी। समझ आ रही बात? मैंने कहा था कि वहां पर प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है 5 साल का पीरियड है, लेकिन क्या कुछ प्राइवेट कंपनियां 35% से भी ज्यादा एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो कर सकती हैं, 100% तक भी कर सकती हैं। समझ में आ रही बात? और यहां पर उस स्टार्टअप के लिए क्या है फिर पीरियड 10 ईयर है। तो पहले इसी के एक्सेप्शन की बात कर देते हैं हम, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। इट में एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर if the amount of such deposit together with amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposit does not exceed 35% of the aggregate of the paid up share capital and free reserve inclusive of security premium of the company, provided that specified IFSC public company and a private company may accept from its member money not exceeding 100% of the aggregate of the paid up share capital, free reserve and security premium account, and such company shall file the details of money so accepted to the registrar in form DPT 3. Specified IFSC, public company and a private company, क्योंकि सेक्शन 73 पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लगता है ना। तो कह दिया कि 35% से ज्यादा मेंबर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर है तो प्राइवेट कंपनी तो सबको छोड़ दिया कि आप 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा मेंबर से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो 35 की जगह उनका क्या हो गया, 100 हो गया, वो कर सकते हैं। यहां लिमिट से भी बाहर हो रहे हैं, प्लस वहां के जो सर्कुलर इशू करना है, ROC में फाइल करना है, क्रेडिट रेटिंग लेनी है, उस रिक्वायरमेंट से भी प्राइवेट कंपनी बाहर हो रही है, बशर्ते कि 100% से ज्यादा ना हो। और पब्लिक स्पेसिफाइड IFSC वो इस रिक्वायरमेंट से बाहर है, वो अमाउंट कितना भी ले सकती है। प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट मैक्सिमम लिमिट इन रेस्पेक्ट टू डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप फॉर 5 को काट दिया मैंने जानबूझ के 10 ईयर, कि जिससे बार बार आपके दिमाग में जाए, हाईलाइट हो जाए आपके दिमाग में कि पहले 5 ही साल था, वहां पे भी 5 साल था, यहां पे भी 5 साल है, लेकिन यहां बढ़ा के 10 साल कर दिया है। यानी कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है वो 10 साल तक अपने मेंबर से 35% से भी ज्यादा एक्सेप्ट कर सकती है। क्लियर? और ए प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, वही है सब्सिडी, वो आप एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, बोरोइंग आपकी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो विच इज नॉट एन एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, द बोरोइंग ऑफ सच ए कंपनी फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कोऑपरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज विच एवर लेस and such a company had not defaulted in the repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposit under section 73, provided also that all the companies accepting deposit shall file the details of money so accepted to the registrar in form DPT 3। तो ये खत्म हुई बात आपके लिए सेक्शन 73 से रिलेटेड कि लिमिट क्या है। तो 35% ही है, लेकिन कुछ कंपनियों को ज़्यादा भी है, तो प्राइवेट कंपनियों को वो 100% तक भी है। ठीक है, जो स्टार्टअप है प्राइवेट कंपनी का 10 ईयर्स तक, उनके लिए लिमिट काम नहीं करती, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ये कंडीशन सेटिफाइड करेगी उनके लिए भी ये लिमिट काम नहीं करती। अब बात आती है फ्रॉम मेंबर, यानी कि सेक्शन 76 में क्या है। तो वहाँ तो प्राइवेट कंपनी वैसे भी नहीं है, एलिजिबल कंपनी वैसे भी नहीं है। अगर आप एलिजिबल कंपनी हो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो, अदर देन गवर्नमेंट हो, तो 10% मेंबर से और 25% पब्लिक से।
कैप लगा दी इंटरनल, 35 ही अभी है, क्योंकि आप पब्लिक हो तो 73 भी लग रहा है ना आपके ऊपर। तो अगर आप एलिजिबल हो तो नॉट मोर देन 10% मेंबर और नॉट मोर देन 25% पब्लिक, ये इंटरनल क्या है, कैप है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी हो तो टोटल 35 है, आप कैसे भी कर लो, पूरा 35 मेंबर से ले लो, पूरा 35 आप पब्लिक से ले लो, तो वो इंटरनल कैप हटा दी, लेकिन ओवरऑल जो कैप है 35 की वो बरकरार है। तो ये लिमिट को समझना और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, पूरा आपने कंपनी एक्ट पढ़ा, कहीं कोई टफ है ही नहीं चीज। एन एलिजिबल कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट टुगेदर विद existing deposit subject to the following ceiling: deposit from member 10% of the aggregate of paid up share capital and free reserve inclusive of security premium, or any other deposit 25% of the aggregate of paid up share capital and free reserve inclusive of security premium, or a government eligible company can accept or renew deposit together with existing deposit up to 35% of aggregate of paid up capital and free reserve inclusive of security premium account। एक बार दोबारा से लिमिट को हम रिवाइज कर लेते हैं। टेन्योर की अगर बात करें तो मिनिमम 6 महीने सभी के लिए, मैक्सिमम 36 महीने, लेकिन वो 6 महीने से कम के लिए आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक्सेप्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन वो पीरियड भी आपका 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप 10% तक ही बोरो कर सकते हैं, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जहाँ तक लिमिट की बात करते हैं, अगर प्राइवेट अगर हम सेक्शन 73 की बात करते हैं, यानी कि मेंबर से अगर आप बोरो कर रहे हैं तो ओवरऑल लिमिट 35% है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आईएफएससी पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो 100% तक और द पेड अप कैपिटल तक भी जा सकती है, और कुछ और प्राइवेट कंपनी है जिनके लिए लिमिट काम ही नहीं करती। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप हैं तो उसके लिए लिमिट काम नहीं करती, और एक प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करती है उसके लिए 35% की लिमिट काम नहीं करती है। अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो उसमें कैप बने हुए हैं कि अगर आप एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% ओवरऑल है, चाहे आप पब्लिक से लें चाहे प्राइवेट से लें, इंटरनल कैप कुछ नहीं है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में मेंबर से 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते और पब्लिक से 25% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर, ये है कि कौन ट्रस्टी अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि इनका टेक केयर कौन करेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ लोग डिबेंचर ट्रस्टी के रूप डिपॉजिट ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ऐसी जब आपने डिबेंचर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वहाँ डिबेंचर ट्रस्टी होता है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते, तो उससे लिंक करके आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोनों बातें जो डिस्क्वालिफिकेशन करीब करीब एक जैसी डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं इसके अंदर कि क्या डिपॉजिट ज्वाइंट नेम से एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो बाई चांस वहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो सब पढ़ा रहा हूँ मैं एक एक चीज करके आपको। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर रूल 7, एवरी कंपनी इनवाइटिंग, मतलब मेन चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। Every company inviting secured deposit shall appoint one or more trustee for depositor for creating security for the deposit. The company shall execute a deposit trust deed in form DPT2 at least 7 days before issuing the circular or circular in the form of advertisement. Certain person not to be appointed as deposit trustee. No person including a company that is in the business of providing trusteeship service shall be appointed as a trustee for the deposit holder if the proposed trustee is a director है, KMP है, और any other officer or employee of the company or of its holding subsidiary associate or depositor in the company। अब मैं इसे ज़्यादा डायरेक्ट डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है मैं अलग अलग जगह समझा चुका हूँ आपको। ऑडिटिंग वाले चैप्टर में भी आपने देखा, उसमें भी आपका हो चुका है, तो आप अपने आप ही मीनिंग निकाल लेंगे इन चीज़ों का। is indebted to the company or its subsidiary or holding or associate company or subsidiary of such holding company, had any material pecuniary relationship with the company
और हैड एंटर्ड इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट secured by the deposit or interest thereon or is related to any person specified in clause A above। जो ऊपर के डायरेक्टर हैं, KMP हैं, उनके अगर आप रिलेटिव हैं तो भी आप डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते। डिबेंचर ट्रस्टी के लिए भी मोर और लेस यही डिस्क्वालिफिकेशन है, तो आप कंपेरिजन करके पढ़िएगा। एक ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन है, वहाँ थोड़ी सी अलग भी है, तो लेकिन अगर आप देखेंगे 70-80% वहाँ पे भी यही मिलेंगी आपको। जो डिफरेंस हैं वो आप नोट डाउन कीजिए, जिससे एक बार याद करें वो तीनों की जगह याद होता चला जाए। डिबेंचर ट्रस्टी एक ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन है। रिमूवल ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट ट्रस्टी, नो डिपॉजिट ट्रस्टी में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट and before the expiry of a term except with the consent of all the directors present at the meeting of the board. In case company required to appoint independent director, at least one independent director shall be present in such meeting of the board. ये कुछ चीजें आप सेल्फ रीडिंग लगा लीजिएगा। रिटर्न और डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, वो हर साल ऑन और बिफोर 30 जून को आपको फाइल करनी है DPT 3 में, तो एज सच में कोई नई बात नहीं है। सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज, डिपॉजिट जब आप लेंगे तो ब्रोकर भी अपॉइंट कर सकते हैं जो आपकी कंपनी में डिपॉजिट करवाएगा, तो उससे आप ब्रोकरेज कितना दे सकते हैं, तो जो RBI प्रेस्क्राइब करती है उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि कोई परसेंटेज याद नहीं करनी है आपको, क्योंकि चेंज होती चली जाती है वो। ठीक है, आपको बस ध्यान रखिएगा कि जो RBI प्रेस्क्राइब करेगी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर और डिपॉजिट में क्या क्या होंगे पूछने वाली बात है नहीं, लेकिन देखिए पता कुछ लगता नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको ये क्रैम करना है, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात है नहीं। और जहाँ तक कुछ नोट के पॉइंट दिए हैं, इसमें तो एक बार आ गया था कि वेयर डिपॉजिटर्स और डिजायर डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन ज्वाइंट नेम बट नॉट एक्सीडिंग 3, तो 3 से ज़्यादा ज्वाइंट डिपॉजिटर नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अब इनके क्वेश्चन बैंक पर आ जाइएगा। ये आपका चैप्टर वो दिया नहीं मैंने, अगर आपको हाँ पेनल्टी है, जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो मैंने सेक्शन की लिस्ट सबको दे रखी है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि 76A इसमें गायब है, तो आप पढ़ सकते हैं उसे, स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा, लॉ में एक बहुत बड़ी कमी इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन में है, विरोधाभास है। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया, लेकिन आपके नॉलेज में डाल देता हूँ, हो सकता है आप में से कोई मुझे कभी कमेंट करके बताए, लेकिन मैं अपनी बात मान रहा हूँ कि शायद मेरी समझ में नहीं आई। जब हम सेक्शन 76 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है SR पास होगा, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी एंड परपोज टू बी डिपॉजिट इज नॉट एक्सीडेड 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो OR से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट आप 35% से ज़्यादा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं? वहाँ पे कह रहे हैं कि OR अगर 100% तक भी आप लोगे तो चल जाएगा, 100% से ज़्यादा लोगे तो SR है, लेकिन यहाँ लिमिट ऑफ डिपॉजिट पे क्या कर रहे हैं लोग, 35% से ज़्यादा लगा ही नहीं ले पा रहे, तो यहाँ विरोधाभास है। प्राइवेट कंपनी में विरोधाभास नहीं है बात को, लेकिन वहाँ पे OR की जो होते हैं 73 में, तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को 100% तक अलाउड है भी। अब कुछ प्राइवेट कंपनी पर लिमिट लगती भी नहीं है, स्टार्टअप पे नहीं लग रही है, अरे वो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लग रही है जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करे, ठीक, लेकिन वो मेंबर के लिए एलिजिबल कंपनी वो हो नहीं सकती। अरे हम सेक्शन 76 की बात कर रहे हैं, एलिजिबल कंपनी, तो एक विरोधाभास है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक हो चुका था, 2 भी हो चुका था ना, 2 भी हो चुका था, 3 भी हो चुका था, ध्यान आ रहा है?
बेटा ध्यान आ रहा है? ये तो डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट क्या नहीं है, उसी से रिलेटेड थे ना। कर लीजिएगा, थर्ड भी उसी का है, वो प्रमोटर वाला है कि प्रमोटर अगर डिपॉजिट करते हैं इन परसुएंस ऑफ की जो लोन देने वाली कंपनी है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो प्रमोटर से लिया गया पैसा भी डिपॉजिट नहीं माना जाता, वो थर्ड है। कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है। स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, व्हाट आर द एग्जाम्पशन अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनी। सीधा आपसे सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 मांगा है और उसके एक्सेप्शन मांगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ABC Private Limited may accept the deposit from its member to the extent of 50 lakh if the aggregate of paid up capital, free reserve and security premium account is 50 lakh। ध्यान दीजिएगा, ABC Private Limited है, तो ये कह रहे हैं कि ये अपने मेंबर से 50 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अगर पेड अप कैपिटल, रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख है। बिल्कुल ठीक है, वैसे 35% है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये एग्जेम्पशन प्राप्त है। आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, ए गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76 और द कंपनी एक्ट कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए ओवरऑल 35% की है, इंटरनल कैप नहीं है कि मेंबर से इतना और अदर देन मेंबर से इतना, वो पब्लिक से भी पूरा 35% कर सकती है। हाँ, 35 से नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 7, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। सफर लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ 130 करोड़ वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, इट हैज अप्रूव्ड यू टू एडवाइज वेदर इट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी। तो देखिए, सफर लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड, नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, मेंबर से तो वैसे भी कर सकती है, मेंबर के लिए तो आपका एलिजिबल होना भी जरूरी नहीं है। फिर मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए कि डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते नहीं कर सकती, और क्या ये एलिजिबल कंपनी में फंसती है या नहीं फंसती। तो मेंबर से कर ही सकती है और एलिजिबल कंपनी में भी फंसती है। और बस इसमें लिमिट वगैरह का भी जिक्र कर ही दीजिएगा, वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर कि, हाँ, तो थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन मैं मानूंगा, नवंबर 2020 में पूछा गया है। विक्की लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इट इज मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर, द कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज and repayment of debenture/institutional loan with interest, the company advertised a circular in the newspaper dated 20th September 20 inviting the deposits from the member and public for the first time. The latest audited financial statement of the company revealed the following data as on 31st March 2020. पेड अप शेयर कैपिटल है 70 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़, फ्री रिजर्व है 20 करोड़ और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 50 करोड़। तो इन डेटा को अपने माइंड में कैप्चर करना शुरू करिए। पेड अप कैपिटल 70, 20 और 20, यानी कि टोटल जो हम एग्रीगेट देखते हैं वो हो गया 110 करोड़। ऑलरेडी बोरिंग से 50 करोड़। तो देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। द कंपनी इन द एडवर्टाइजमेंट इन्वाइटेड पब्लिक डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ, प्लान ए एंड प्लान बी फॉर 36 मंथ, और एक्सप्लेन the term eligible company and calculate the maximum amount of deposit that can be accepted from public for plan A and plan B based on latest audited financial statement under the provision of Companies Act। तो ये कह रहे हैं कि दो प्लान हैं इनके, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए में आप 4 महीने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म वाली बात हो गई, और प्लान बी में आप 36 महीने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल हो गई। तो प्लान ए में एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी वो बता ही देंगे, 100 करोड़ 500 करोड़ वाला केस।
एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक नॉन मेंबर। तो पब्लिक से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? देखिए, चाहे प्लान ए है चाहे प्लान बी है, जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है वो तो 10% से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो वो तो सेम रहेगी। जो प्लान ए में है वो तो 10% से ज़्यादा हो नहीं सकती। प्लान बी की अगर बात करें तो मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हो? वो भी 10% है, ठीक। तो फ्रॉम पब्लिक दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक नॉन मेंबर, नॉन मेंबर से पूछा है प्लान ए एंड प्लान बी। तो प्लान ए में तो 10% और प्लान बी में 25%। नॉन मेंबर से पूछा हुआ है, मेंबर से नहीं पूछा हुआ, ठीक है। और कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच लिमिटेड कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक अंडर प्लान बी इन केस इट इज होलली ऑन गवर्नमेंट कंपनी। तो उसमें पूरा 35% आ जाएगा, उसमें भी 25% की लिमिट ना लग के पूरा 35 आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, December 21, discuss the following situation in the light of the deposit provision as contained in the Company Act 2013 and Company Acceptance for Deposit Rule 2014 as amended time to time. Bhupender, one of the director of Moon Technology Private Limited startup company, requested his close friend Paras to lend the money 20 lakh। ये तो बेसिकली जो हमने परसों क्वेश्चन करा है, मतलब पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ डिपॉजिट है, इन्हें सिंगल ट्रांच 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, वो वाला है, ठीक है। पहला वाला पार्ट वो वाला है, सेकंड वाला देख लेते हैं। श्री राम रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर टेन्योर विच इज लेस देन 6 मंथ, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू डू सो। तो इन्होंने क्या पेड अप कैपिटल वगैरह भी दे रखी है क्या? कुछ नहीं दे रखा है ना। तो पॉसिबिलिटी है, आप पूरा का पूरा आंसर लिख के आएंगे, प्रोविजन लिख के आएंगे, बशर्ते कि वो 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा ना हो, लेकिन उसका पीरियड भी 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ये लिख के आएंगे। उसके बाद द टर्नओवर ऑफ वाई लिमिटेड इज 400 करोड़ एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट वर्थ 50 करोड़। कैन वाई लिमिटेड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? नहीं, एज पर सेक्शन 73। पहली बात तो सेक्शन ही गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे इग्नोर भी मारें क्योंकि पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक से तो जो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट है वो सेक्शन 76 में आता है, तो एलिजिबल कंपनी नहीं है, क्योंकि ना तो टर्नओवर आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है और ना ही आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। आई थिंक ये उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी जनवरी 2025, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो जो अभी प्लान ए और प्लान बी वाला हमने डिस्कस किया था, तो इसमें भी 2 प्रपोजल हैं, तो आप कर लीजिएगा ऐसे। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये भी आप कर लीजिएगा सेल्फ। आंसर सबके मैंने दे रखे हैं। क्लियर? कोई डाउट हो बता दीजिए। तो 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ के लिए दिए हैं, आंसर गिवन है, अंडरस्टैंडिंग पूरे चैप्टर की मैंने आपको दे ही दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।